हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नित्य दत्त शर्मा। डियर फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू था, उसकी वजह से आज का लेक्चर हम लाइव सेशन में अटेंड नहीं कर पा रहे हैं और किसी तरह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो लेकिन हम आपकी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे डेफिनेटली। और तो आज का जो सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4 रहेगा वो प्योरली रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा और आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त इसमें प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने, जो डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे बिल्डअप करेगी और सॉल्यूशन चैप्टर के अकॉर्डिंग जितने भी नए फंडामेंटल्स हैं वो आपको आज सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम को खराब ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्या होगा, एक प्रॉब्लम आएगी। उस प्रॉब्लम को करना क्या है, आपको वीडियो को पॉज करना है और वीडियो को पॉज करके वो प्रॉब्लम्स पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश करनी है। अगर वो प्रॉब्लम आपसे हो पा रही है देन डेफिनेटली इट विल बिल्ड अप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, और अगर नहीं हो पा रही है तो डेफिनेटली मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व करवाऊंगा और आपको मैं कुछ टेक्निक्स बताऊंगा कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे जल्दी से जल्दी कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 4। और जिन्होंने आपसे पहले सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा है वो डेफिनेटली ऐप पर जाकर सॉल्यूशन चैप्टर में देख सकते हैं डेफिनेटली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 1 देखिए कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3। देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन का कितना ग्राम्स यूज करें कि 250 ml सोल्यूशन बन जाए 2 मोलर HNO3 का, और HNO3 की कंसंट्रेशन दे रखी है 70% HNO3। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे मोलरिटी का। ये दूसरी प्रॉब्लम है, इसको भी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, और ये वो कॉमन प्रॉब्लम्स है जो सबके डाउट्स थे, तो डिस्कस करते हैं। पहले दूसरी प्रॉब्लम से पहले इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें मोलरिटी का फॉर्मूला सभी को पता है। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट WB डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB, नीचे आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ऊपर आता है मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, 2 मोलर सॉल्यूशन दे रखा है, ये पर 2 मोलर है। MB आपको पता है HNO3 का MB की नाइट्रिक एसिड के अंदर मोलर मास निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है 250 ml। तो यहां से आप सॉल्यूट का वेट निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, सॉल्यूट का वेट। तो सॉल्यूट का वेट क्यों निकाल रहा हूं मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा बाद में। तो देखिए यहां से WB यानी सॉल्यूट का वेट कितना आएगा, M मोलरिटी मल्टीप्लाई बाई मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और 1000 आ जाएगा आपका नीचे। ठीक है, डेफिनेटली इस पॉइंट को सोल्व कीजिए। क्या आपका फंडामेंटल निकल करके आता है, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूट कितना है 2 मोलर मल्टीप्लाई बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 15 और ऑक्सीजन का 48, कितना आएगा 63 आ गया, मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250 आ गया, डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे 1000। तो 1000 चला गया 4 पे, कितने पे चला गया 4 पे, और ये चला गया 2 चला गया 4 पे। तो ये आया हमारा जो WB निकल करके आता है वो आता है 63/2 ग्राम। यही आया 63/2 ग्राम निकल करके आया WB। अब इस WB से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना सिखाता हूं। अब आप देख पा रहे होंगे नीचे का आपको कंपोनेंट, हाँ यस विजिबल है। अब आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। इसमें देखिए WB आपका आ गया, मैंने मोलरिटी को WB से निकाल लिया, WB मतलब सोल्यूट का वेट निकाल लिया। तो सोल्यूट का वेट कितना आता है यहाँ पर 63.2 ग्राम। अब मैं आपको यूटिलाइज करना दिखाता हूं कि इस क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ है, जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है ना वो 70% नाइट्रिक एसिड है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है डियर फ्रेंड्स, इसको नोट डाउन कर लेना, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, हाँ जी डियर फ्रेंड्स, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, देखो ध्यान से आपको यहां पर लगाना है परसेंटेज बाय वेट का कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट लगाना है डियर फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज बाय वेट, ये कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। और कैसे लगेगा, देखो 70% HNO3 का मीनिंग क्या है, 70% HNO3 का मीनिंग है कि जब आप 70 ग्राम HNO3 लेते हैं तब आपका सॉल्यूशन होता है 100 ग्राम। बोलो होता है कि नहीं होता, अरे बोलिए यस।
इसका मतलब है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि 70% HNO3, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि 70 ग्राम HNO3 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर है। अब डियर फ्रेंड्स, काफी लोगों ने गलती यहां पर क्या की है, इस न्यूमेरिकल में फॉर्मूला आंसर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में एग्जामिनर ने HNO3 का वेट नहीं पूछा, HNO3 का वेट नहीं पूछा, ये पूछा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HNO3 सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेट पूछा है, ना कि सॉल्यूट का वेट। यहां पर काफी लोगों ने गलती की है, सर हमारा आंसर तो 63/2 आ रहा है, लेकिन वो तो किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा। यहां पर गलती क्या कर दी, वहां पर HNO3 का वेट नहीं पूछा है, HNO3 सॉल्यूशन का वेट पूछा है, ये है। तो 70 ग्राम HNO3 के अंदर HNO3 का सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। 1 ग्राम HNO3 में सॉल्यूशन कितना बनेगा? 100/70 बनेगा ना। और 63/2 ग्राम में 63/2 ग्राम HNO3 होगा, तो उसका सॉल्यूशन कितना बनेगा वो देखो भाई। 70 ग्राम HNO3 में सॉल्यूशन कितने का बन रहा है? 100 ग्राम का। 1 ग्राम में कितने का बन रहा है? 100/70 का। तो 63/2 ग्राम HNO3 में सॉल्यूशन कितना बनेगा? तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100/70 मल्टीप्लाई बाई 63/2। अब इसको सोल्व करो, देखो 9 7 63, कितने पे चला गया? 7 पे चला गया। 7 9 63, 7 2 70, ठीक है। और 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गई। 2 से चला गया 5 पे, और 9 5 आ गया 45। तो 45 ग्राम HNO3 का सॉल्यूशन है। 45 ग्राम सॉल्यूशन का वेट है, ना कि सोल्यूट का। हाँ जी, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, इधर राइट आंसर। बोलो आया कि नहीं आया मजा? डेफिनेटली मैं यही तो बोल रहा हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने आया हूं, और कोई मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। आप सभी भली भांति इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत अच्छे वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, तो नो डाउट। सो आपको यहां से सीखना क्या है कि सर ने कॉन्सेप्ट कैसे यूज किया, क्योंकि यहां पर आके हम फंस जाते हैं। वो फंसना नहीं है, कॉन्सेप्ट को लगाना है। क्योंकि एग्जामिनर ने HNO3 का सोल्यूट का वेट नहीं पूछा है, सॉल्यूशन का वेट पूछा है। तो इस कॉन्सेप्ट में ये हिंट लगाना था। तो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आंसर आ गया 45 ग्राम, ठीक है। तो ये आपका सोल्व हो गया। चलो अब इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर वीडियो को पॉज कीजिए, प्रॉब्लम नंबर 2 करने की कोशिश कीजिए। इतने में अपने बोर्ड का रब करता हूं, जल्दी देखिए। क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 62 ग्राम of ethylene glycol. This question is coming from the colligative property which is depression in freezing point. और सभी को पता है जो कोल्ड कंट्रीज होती है वहां पर व्हीकल्स के रेडिएटर में इथाइलिन ग्लाइकोल डाला जाता है, ताकि रेडिएटर का जो पानी होता है वो फ्रीज ना हो जाए। उसको पानी को फ्रीज होने से बचाने के लिए डाला जाता है, ताकि वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कर दे। सभी को पता है इसका कॉन्सेप्ट। अब मेरे को क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, उसकी लैंग्वेज को पकड़ना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसमें पता क्या कह रखा है कि कितना वाटर एज ए आइस सेपरेट होगा, कितना वाटर एज ए आइस सेपरेट होगा, आइस के तौर पर कितना वाटर सेपरेट होगा, ये हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को गहराई से समझते हैं और फिर क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग डाइस। देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना सिखाता हूं, लैंग्वेज को पकड़ना है। इस क्वेश्चन में करना क्या है, अब काफी लोगों को लग रहा होगा सर अमाउंट ऑफ वाटर पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर पूछ रहा है, लेकिन वाटर का अमाउंट तो यहां पर न्यूमेरिकल में गिवन है, फिर हम अमाउंट ऑफ वाटर क्यों निकाल रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ो। अमाउंट ऑफ वाटर एज आइस पूछ रहा है, आइस के तौर पे कितना सेपरेट होगा वो पूछ रहा है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। अब आप देखिए, अब ये इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पता क्या है कि 62 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल जब 250 ग्राम वाटर में जा रहा है, तो वो वाटर में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना कर रहा है? -10 डिग्री सेल्सियस। मतलब सॉल्यूशन को इतना कूल कर रहा है वो, मतलब 62 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन को कितना कूल कर रहा है? -10 डिग्री सेल्सियस। और आपको सभी को पता है फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का T0 कितना होता है? वो तो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं?
273.15 केल्विन, सभी को पता है। और यहां पर सॉल्यूशन कितना चला गया नीचे, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसको बोलूं तो ये हो गया 263.15 केल्विन, बिल्कुल ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया। तो यहां से डेल्टा टीएफ निकालो, डेल्टा टीएफ कितना आ गया, सभी को पता है T0 माइनस टीएस। तो आंसर कितना आएगा, T0 माइनस टीएस करोगे तो आपका आंसर आएगा 10 केल्विन। कितना आएगा, 10 केल्विन। तो 10 केल्विन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कर रहा है। लेकिन आपको वाटर के अमाउंट से मतलब नहीं है, यहां पर आप सोलवेंट का अमाउंट निकालो कि 62 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल कितना सोलवेंट को फ्रीज होने से बचा रहा है। ये देखो भाई, आपको ये नहीं देखना है कि कितना सोलवेंट फ्रीज हो गया और कितना सोलवेंट फ्रीज नहीं हो पाया, आपको ये देखना है कि 62 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल डालने से कितना वाटर फ्रीज नहीं हो रहा है। तो कितना वाटर फ्रीज नहीं हो रहा है, तो आपको मैं पता क्या करना है कि अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है, ये टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, सोलवेंट का जो टोटल अमाउंट होता है ना, वो किसके बराबर है, वो एज ए लिक्विड सोलवेंट प्लस एज ए सॉलिड सोलवेंट के बराबर होता है। काफी लोगों को तो ये बात आज तक पता नहीं होगी, क्योंकि जिस अब 250 ग्राम तो वाटर रेडिएटर में था, व्हीकल रेडिएटर में। अब आपको ये नहीं पता कि 250 ग्राम में से कितना एज ए लिक्विड सोलवेंट है और कितना एज ए सॉलिड सोलवेंट है। और सॉलिड सोलवेंट आपका सारा का सारा आइस होगा। क्या होगा, आइस। यस, ये दोनों चीजें ध्यान रखना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करने के दौरान लिक्विड सोलवेंट और सॉलिड सोलवेंट आपके इक्विलिब्रियम में होते हैं। बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटल है, ठीक है, याद रखेंगे ये बात। क्योंकि आप इथाइलिन ग्लाइकोल की अमाउंट को बढ़ाओगे, क्योंकि यहां पर इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है, एज ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि जब एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वोलेटाइल सोलवेंट में जाता है तो वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करता है। तो जो लिक्विड आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो रहा था, मतलब जो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो रहा था, वो -10 तक भी फ्रीज नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब 62 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल डालने से -10 डिग्री सेल्सियस तक कितना वाटर फ्रीज नहीं हुआ, हम ये चेक करेंगे। और कितना वाटर फ्रीज नहीं हुआ उसकी अमाउंट पता चल जाएगी, वो होगी वेट ऑफ सोलवेंट। और वेट ऑफ सोलवेंट में टोटल वेट में से हम सोलवेंट का वेट घटा देंगे, किसका, लिक्विड सोलवेंट का। तो देखो यहां पर टोटल अमाउंट ऑफ सोलवेंट आपको एग्जामिनर ने दे दिया 250 ग्राम, आपको एग्जामिनर ने दे दिया 250 ग्राम टोटल अमाउंट ऑफ सोलवेंट। और ये किसके बराबर है, लिक्विड सोलवेंट प्लस सॉलिड सोलवेंट। अब लिक्विड सोलवेंट का अमाउंट आप निकाल लो, जिसको आप बोलते हो WA। और WA क्या होता है, वेट ऑफ सोलवेंट। यही तो फंडामेंटल है। तो आप सोलवेंट का वेट निकाल लो, मतलब 62 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल कितने लिक्विड सोलवेंट को फ्रीज नहीं होने दे रहा। मतलब जिसको फ्रीज नहीं होने दे रहा वो लिक्विड सोलवेंट रहेगा, और जो फ्रीज हो गया वो तो आइस बन जाएगी ना। हाँ, ये आपको चेक करना है। तो मैं WA निकाल लूंगा, तो मैं 250 में से WA घटा दूंगा, मेरे पास सॉलिड सोलवेंट पता चल जाएगा। ये लॉजिक है। तो आप क्या करोगे, फंडामेंटल लगाओ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। डेल्टा TF क्या होता है, वो होता है KF इंटू M, मोलैलिटी यही होता है ना, KF इंटू M मोलैलिटी होता है। और मोलैलिटी का फार्मूला सिंप्लीफाई करो, मोलैलिटी क्या होता है, WB अपॉन MB, नीचे आता है WA और ऊपर आता है 1000, यही आता है ना। ये सॉल्यूट का वेट, ये सॉल्यूट का मोलर मास, ये सॉल्वेंट का वेट और ये 1000। KF आपको पता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो यहां पर आपको डेल्टा TF पता है, KF पता है, WB पता है, MB पता है, WA निकाल लो। WA निकाल लो कि 62 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल कितने पानी को फ्रीज नहीं होने दे रहा है ना। लिक्विड सोलवेंट का वेट निकाल लो, तो क्या आएगा आपका WA। यहां से अगर मैं निकालना चाहूं तो डेल्टा TF मल्टीप्लाई बाई
MB कर दो, कर दिया। यहाँ पर 1 मिनट, गलती तो नहीं कर रहे हैं, WA तो यहाँ आ गया। अच्छा, डेल्टा TB नीचे आएगा, सॉरी डेल्टा TF नीचे आएगा, गलती कर दी मैंने। हाँ, यहाँ पर KF ऊपर रहेगा, WB भी ऊपर रहेगा, 1000 भी ऊपर रहेगा, नीचे क्या आएगा, MB नीचे पहले से है और डेल्टा TF नीचे आ जाएगा। बस ये एक्सचेंज हो गए, WA यहाँ आ गया, डेल्टा TF नीचे चला गया, बस ठीक है। इस टर्म को सोल्व कर लेते हैं। अब इस टर्म को सोल्व करना मैं सिखाता हूँ। देखो, आपको इथाइलिन ग्लाइकोल कितना है, देखो इथाइलिन ग्लाइकोल कितना अमाउंट आएगा, बहुत ज़बरदस्त फंडामेंटल मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर WA कितना आएगा आपका, तो KF की वैल्यू आपको गिवन होगी, ये रही 1.86 है, ठीक है। आगे बढ़ो, WB 62 ग्राम दे रखा है, चलो आगे बढ़ो। और MB भी 62 ग्राम ही होता है, क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है इथेन 1,2 डाइयोल CH2OH CH2OH। इसका मोलर मास आप कैलकुलेट करके देख लेना, 62 ही आएगा, ठीक है। हाँ जी, फिर डेल्टा TF की वैल्यू देखो 10 केल्विन है, तो यहाँ पे 10 केल्विन रख दूंगा। और ऊपर क्या है 1000, तो मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। तो देखो कितना आसान हो गया, 62 से 62 कैंसिल हो गया, 10 से 10 चला गया, 186 आ गया। ये कितना आ गया, 186 ग्राम, ठीक है। तो ये WA की वैल्यू आ गई। WA क्या है, ये लिक्विड सोलवेंट है, मतलब 250 ग्राम में से 186 ग्राम सोलवेंट है ना, वो फ्रीज नहीं हो रहा। मतलब 62 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल डालने से 150 ग्राम में डाला, मतलब कार के रेडिएटर में क्या था पता है, कार के रेडिएटर में 250 ग्राम सोलवेंट था, टोटल सोलवेंट। उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला 62 ग्राम। 62 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से उसने 10 डिग्री सेल्सियस तक पानी को फ्रीज नहीं होने दिया। और कितने पानी को फ्रीज नहीं होने दिया, 186 ग्राम पानी को फ्रीज नहीं होने दिया। लेकिन कितना पानी फ्रीज हो गया, 250 में से 186 घटा दो, आपका आ गया 64 ग्राम। मतलब इतना वाटर एज ए आइस सेपरेट हो गया। ये पानी को 62 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल 62 ग्राम पानी को 64 ग्राम पानी को अभी भी फ्रीज होने से नहीं बचा पाया, वो फ्रीज हो गया। तो टोटल अमाउंट ऑफ सोलवेंट क्या होता है, ध्यान रखेंगे, लिक्विड सोलवेंट प्लस सॉलिड सॉल्वेंट। तो सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम में होते हैं, और इसकी अमाउंट को आप कम ज्यादा कर सकते हो। आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की अमाउंट बढ़ा दो, आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की अमाउंट बढ़ाओगे तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन ज्यादा आएगा, डेल्टा TF ज्यादा आएगा, तो आपका WA की वैल्यू बढ़ जाएगी, किसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, WA की, और WA की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसका मतलब है ज्यादा सॉल्वेंट अब फ्रीज नहीं हो पाएगा, तो आइस कम सेपरेट होगी, आइस आपकी कम सेपरेट होगी। ये बहुत जबरदस्त फंडामेंटल बताने जा रहा हूं आपको मैं। अब इन दोनों क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बहुत नॉलेज बिल्डअप हुई होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर रखता हूं बहुत जल्द, ठीक है। हाँ जी, देखिए 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए अच्छे से एक बार स्टेटमेंट पढ़ लीजिए इसकी और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिए। कह रहा है कि 5 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट वाज डिजोल्व्ड इन x ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। द चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट वाज फाउंड टू बी 3.82 डिग्री सेल्सियस इफ द सोडियम सल्फेट इज 81.5% आयोनाइड, द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू मतलब सोलवेंट का वेट पूछ रहा है। आई थिंक ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप आसानी से इसको कर पाओगे। देखो 5 ग्राम सोडियम सल्फेट है, पहले आप ये देख लीजिए कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितना आ रहा है, 3.82 आ रहा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन आ रहा है वो डेल्टा TF की वैल्यू होती है 3.82 डिग्री सेल्सियस, और 3.82 डिग्री सेल्सियस को आप 3.82 केल्विन भी बोल सकते हो, ध्यान रखना बराबर एक ही बात होती है, ठीक है। चलो उसके बाद सोडियम सल्फेट के अंदर आप वेट निकाल लेंगे आराम से, Na2SO4, 2 सोडियम का हो जाएगा 46, सल्फर का होता है 32 और 4 ऑक्सीजन का होता है हमारा 64। तो आंसर आएगा इसका 142 ग्राम हो जाएगा। कितना हो गया ये, तो 142 ग्राम पर मोल में आ गया। चलो उसके बाद
सॉल्यूट का वेट भी दे रखा है, तो आप सीधा डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला पुट कीजिए। डेल्टा टी एफ क्या जाएगा हमारा, डेल्टा टी एफ आ जाएगा, इसमें वेंटो फैक्टर चाहिएगा I इंटू के एफ इंटू एम। एम मोलैलिटी क्या होता है, WB अपॉन MB, नीचे WA और ऊपर 1000। तो ये WA की वैल्यू जो दे रखी है इन्होंने वो x ग्राम दे रखी है, देखो लिखा हुआ है 5 ग्राम ऑफ Na2SO4 इन x ग्राम ऑफ वाटर। तो सॉल्वेंट का वेट मतलब WA, इसको तो मैं लिख सकता हूं x ग्राम, तो यहां पर x ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, लेकिन अपने को वेंटो फैक्टर चाहिएगा, ठीक है, x की वैल्यू तो निकाल लेंगे, x की वैल्यू को यहां ले आओ, तो x कितना आ जाएगा हमारा, I इंटू के एफ इंटू WB अपॉन MB, डेल्टा टी एफ नीचे आ गया और ऊपर क्या है 1000। तो यही आपका फार्मूला बनेगा। देखिए ध्यान से फिर से देख लीजिए, डेल्टा टी एफ नीचे चला गया, x यहाँ पर आ गया, तो x का आंसर आएगा I इंटू के एफ इंटू WB इंटू 1000, नीचे MB इंटू डेल्टा टी एफ। इसको सोल्व करना है, लेकिन इससे पहले हमें I की वैल्यू चाहिएगी वेंटो फैक्टर। डियर फ्रेंड्स, वेंटो फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है डिसोसिएशन के लिए I-1 अपॉन N-1, सभी को पता है, वैल्यू पुट कीजिए, अल्फा निकल जाएगा। देखो अल्फा 81.5% आयोनाइज है, तो अल्फा कितना जाएगा आपका 0.815 आएगा, करके देख लो। इसको 100 से डिवाइड कर दिया करो, 100 से डिवाइड कर दोगे तो आपको अल्फा निकल जाएगा। 81.5% है ना, 100 से डिवाइड कर देंगे तो I की वैल्यू हमें निकालनी है, I छोड़ दो। N सोडियम सल्फेट के लिए N की वैल्यू 3 होती है, सभी को पता है, क्योंकि सोडियम सल्फेट में नंबर ऑफ आयंस कितने होते हैं, 3 होते हैं, 2 सोडियम 1 सल्फेट। तो N-1 मतलब 3-1 करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। 0.815 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 0.815 तो 815 का कितना आएगा, 1630 आएगा, तो 1.63 आएगा, 1.63 आ गया, और इंटू I-1 और I कितना जाएगा 2.63 आ गया। देखो मैं कह रहा था ना I निकाल लोगे आप आराम से, I निकल गया 2.63, यहाँ पर रख दो 2.63 मल्टीप्लाई बाई के एफ वाटर के लिए सभी को पता है 1.86 होता है, ठीक है, 1.86 होता है, आपको ये यूज कर लेना है। उसके बाद WB की वैल्यू कितनी आएगी, WB आपको गिवन है, कितना है 5 ग्राम गिवन था, ऊपर 1000 और नीचे MB की वैल्यू 142 और डेल्टा टी एफ ये रहा 3.82। डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करना है, यहाँ पर x की वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। तो दिस इज द वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, आप आसानी से कर सकते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं थी, हमें सोलवेंट का वेट निकालना था, बस इस क्वेश्चन में हिंट ये था कि हमें वेंटो फैक्टर नहीं पता था, और वेंटो फैक्टर निकालने के लिए अल्फा का सहारा ले लेंगे। अल्फा क्या होता है I-1 अपॉन N-1, और अल्फा 81.5% दे रखा था डिसोसिएशन, तो 81.5 को 100 से डिवाइड कर दिया, 0.815 आ गया, ऊपर सोडियम सल्फेट के लिए N की वैल्यू 3 होती है, तो 3-1 2 आ गया, इसको सोल्व किया तो I की वैल्यू 2.63 आती है, एंड दैट्स इट। x यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज द वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं और एस्टेट पीजीटी के अंदर। चलो आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेता हूं, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, तब तक मैं बोर्ड को रब कर देता हूं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ये वाला देखिए कि एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन, देखिए फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 2 केल्विन, बिल्कुल ठीक है, एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। मतलब देखो यहां पर एक बात तो है, सोल्यूट फिक्स कर दिया, सोल्यूट यहां पर ग्लूकोज ही है, उसका केल्विन का आंसर दिया है 2 केल्विन, दोनों 2 केल्विन ही है। अब कह रहा है केबी और केएफ में रिलेशन बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन इतना हल्का है कि आप इसको बहुत चुटकी भर में सोल्व कर सकते हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, बहुत ही इजी है। ये कह रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टीबी ये कितने के लिए है, 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए है, फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। और ये दोनों सेम है,
इन द सेम सॉल्वेंट। द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, ये भी कितना आ रहा है 2 केल्विन, लेकिन ये किसके लिए है 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। और डेल्टा टीएफ की वैल्यू भी क्या दे रखी है, डेल्टा टीएफ की वैल्यू भी दे रखी है 2 केल्विन, लेकिन ये किसके लिए है, ये दे रखा है 2 मोलर सॉल्यूशन के लिए। ये लिख देता हूं मैं फॉर 2 मोलर सॉल्यूशन, 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। यहां पर सॉल्वेंट फिक्स है, सॉल्यूट सॉरी, यहां भी ग्लूकोज है और यहां भी क्या है ग्लूकोज है। तो डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन में बिल्कुल इजी है ये। यहां पर देखो एक हिंट मिल गया आपको, वो हिंट क्या है कि डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ इक्वल है 2 केल्विन 2 केल्विन, तो दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट करके फार्मूला पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। दोनों को इक्वेट करके फॉर्मूला पुट कर दीजिए, आंसर आपका साफ साफ निकल जाएगा। देखिए मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे था कि डेल्टा टीबी 2 केल्विन है 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए, डेल्टा टीएफ भी 2 केल्विन है ये 2 मोलर सॉल्यूशन के लिए। तो आप कैसे सोल्व करेंगे, देखो आप इसको ऐसे कर दो कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ, ये दोनों बराबर ही तो हैं न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों पुट करो। डेल्टा टीबी क्या आएगा, अब देखो ग्लूकोज क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए सभी को पता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है वेंटो फैक्टर 1 होता है। तो डेल्टा टीबी क्या रखोगे KB इंटू एम, और डेल्टा टीएफ क्या रखोगे KF इंटू एम। अब देखो m की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा टीबी के लिए सोल्यूशन कितना है 1 मोलर, तो KB इंटू 1, आगे आ जाओ इधर क्या है KF, और यहाँ पर मोलरिटी का सोल्यूशन कितना दे रखा है 2 मोलर, तो 2m, ठीक है। यहाँ पर कितना है m की वैल्यू 2 दी हुई है, तो यहाँ पर KB अपॉन KF क्या हो गया, ये आंसर आ गया। KB हो गया आपका, KB आपका 2KF के बराबर आ गया, KB क्या आ गया आपका 2KF के बराबर आ गया, या फिर इसको ऐसे कर दीजिए KB अपॉन KF जो आएगा वो 2 के बराबर आएगा, ठीक है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, KB इज इक्वल टू 2KF, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए, देखो कितना इजी क्वेश्चन था, ये बहुत इजी पीजी क्वेश्चन था, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको आसानी से हल्के में ना लीजिए क्योंकि क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग था, बहुत ही सिंपल था। बस ये हिंट था इस न्यूमेरिकल में, ये हिंट था, जो इस हिंट को पकड़ गया उस क्वेश्चन के लिए वो कामयाब है, ठीक है। तो दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। हाँ ये स्टेटमेंट सुनिए, अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला, फॉर 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच विन शो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, कौन सा कंपाउंड हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट शो करेगा, लगाइए दिमाग। ये वाला क्वेश्चन है, 4 सॉल्यूशन दे रखे हैं आपको ABCD, और चारों 1 मोलर सॉल्यूशन है। कितने हैं 1 मोलर। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट आएगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स मैंने आपको बोला था ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो चाहे कैसे भी कंपाउंड हो, मैंने आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट बताया है कि नंबर ऑफ आयंस कह दो या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह दो या नंबर ऑफ मोल्स कह दो, ये तीनों क्वांटिटी याद रखना, चाहे नंबर ऑफ मोल्स, चाहे नंबर ऑफ आयंस, चाहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये तीनों क्वांटिटी बॉइलिंग पॉइंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सीधा सा फंडामेंटल है, जिसको ये दिमाग में लग गया वो आंसर कभी गलत नहीं करेगा, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन पिक कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपको COH2O की होल 6 और बाहर 3 क्लोराइड है। तो 3 क्लोराइड तो आयनाइजेशन सफेयर है, और आयनाइजेशन सफेयर क्या होते हैं हमेशा डिसोसिएट होते हैं, कोऑर्डिनेशन सफेयर डिसोसिएट नहीं होता। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आयन कितने बनेंगे 4 बनेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 क्लोराइड और ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स एक आयन ही होता है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन में है COH2O की होल 5, COH2O की होल 5 Cl और बाहर Cl2 है। अब ध्यान रखना वाटर नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, ये आयोनाइज नहीं होता, तो वाटर को आप H पॉजिटिव OH नेगेटिव के फॉर्म में नहीं लेंगे, वाटर एज ए न्यूट्रल होता है होल, ठीक है। तो 2 क्लोराइड बाहर है और एक कॉम्प्लेक्स, ये पूरा हो गया 2 क्लोराइड और एक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर N की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3 आएगी। अगला कॉम्प्लेक्स लीजिए, अगला है COH2O की होल 4
और अंदर ले लिया Cl2 और बाहर 1 क्लोरीन और 2 वाटर है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 क्लोरीन क्लोराइड बाहर है, 4 अंदर एक कॉम्प्लेक्स है, तो N की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 2 आएगी। और लास्ट कॉम्प्लेक्स और बच गया हमारा, लास्ट कॉम्प्लेक्स देखिए COH2O की होल 3 और Cl भी 3 ले लिया और बाहर है 3H2O। अब देखो यहाँ पर कोई आयन नहीं बनेगा क्योंकि तीनों वाटर बाहर आयनाइज नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ पर, और जिसका कोई नहीं होता मैंने बोला था उसका 1 होता है, इसमें N की वैल्यू कितनी है, 1 लेंगे, एज ए होल एक ही आयन बनेगा। ठीक है, तो किसका फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम आएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है किसका फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम आएगा। भाई फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम किसका होगा, जिसके नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, मिनिमम। देखो कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो किसके मिनिमम नंबर ऑफ आयंस है, इसके 4, इसके 3, इसके 2, इसके 1। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बोलो आया कि नहीं आया मजा। ऐसे फंडामेंटल्स लगाओगे तो आपके डेफिनेटली नॉलेज बिल्डअप होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रख रहा हूं, जल्दी से सोल्व कीजिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिए कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स या अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इनको जल्दी अपने दिमाग लगाकर सोल्व कीजिए। एक तो है 32 ग्राम पर लीटर सुक्रोज, 60 ग्राम पर लीटर यूरिया, फिर 90 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज और 58.5 ग्राम पर लीटर ऑफ सोडियम क्लोराइड। इनको आपको क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। भाई ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फेस करने को मिलते हैं और ये क्वेश्चन मैं ऐसे पिक करके लाया हूं जो डेफिनेटली आपकी नॉलेज बिल्डअप करेंगे। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले तो आपको याद क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर का फंडामेंटल लगा हुआ है इसमें। किसका फंडामेंटल लगा हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर का। और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है आपका पाई। ठीक है, पाई लिख दो या पी लिख दो, वो होता है I इंटू सी आर टी, I इंटू सी इंटू आर इंटू टी। आर टी पे फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दो। पाई आपका कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के। चाहे कंसंट्रेशन के कह दो या फिर एक क्वांटिटी और आएगी, कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि लेकिन सारे वॉल्यूम पर लीटर में है। सारे वॉल्यूम किस में है, पर लीटर में। चेक करो, सारे वॉल्यूम पर लीटर में है, ये भी पर लीटर में है सारे, तो सारे पर लीटर में है तो वॉल्यूम तो सबका सेम हो गया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके डायरेक्टली हो गया, नंबर ऑफ मोल्स के। अब नंबर ऑफ मोल्स किससे निकालते हैं, पाई निकालते हैं WB/MB से, WB/MB से निकालते हैं डियर फ्रेंड्स। अब निकाल के देख लेंगे हम, या तो नंबर ऑफ मोल्स के, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपकी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर इज आल्सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्या देखेंगे, नंबर ऑफ आयंस, और फिर क्या देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ आयंस देखेंगे उसके अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे। और एक बात और ध्यान रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर मॉलिक्यूलर मास के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि कई बार क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ आयंस सेम निकल आते हैं। नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ आयंस कई बार सेम निकल आते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ध्यान रखना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये भी क्वांटिटी आपको याद रखनी है, काफी लोगों को तो यही पॉइंट क्लियर नहीं होता। दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल फंडामेंटल, डेफिनेटली आपकी नॉलेज बिल्डअप करेगा। ठीक है, तो चलिए ये आपको डेफिनेटली नीचे का विजिबल भी है अब तो। चलो, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ध्यान रखना, नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन मोलर मास ऑफ सोल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं आपको चारों क्वांटिटी यहाँ पे लिख देता हूं और फिर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। पहली क्वांटिटी है 32.6 ग्राम पर लीटर सुक्रोज। ठीक है, अब ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप लगा देंगे। देखो अगला है 60 ग्राम पर लीटर क्या आपका यूरिया, बहुत अच्छी बात है। चलो अगला है 90 ग्राम पर लीटर आपका ग्लूकोज है, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट आंसर है 58.5 पर ग्राम पर लीटर ऑफ NaCl। ये 4 एग्जाम्पल है। देखो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। ठीक है, सुक्रोज का फार्मूला सभी को पता है C12H22O11। डियर फ्रेंड्स, इसका मास जो निकालोगे आप देखो 12 × 12 आएगा 144, प्लस हाइड्रोजन का 22, एक ऑक्सीजन का 16 और
16 गुना 11 कर देंगे, 16 गुना 11, टोटल इसको करके देख लेना, 342 ग्राम आएगा। कितना आएगा? सुक्रोज का मोलर मास 342 ग्राम होता है। तो ये 34.2 है। तो गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, मोल्स निकालने का फार्मूला यही होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। तो यहाँ पर मोल्स कितने आ गए? 0.1 मोल आ गया, 0.1 मोल। अगला देखो यूरिया, यूरिया कितना है? यूरिया का मास कितना होता है? यूरिया होता है NH2CO NH2, और यूरिया का मास कैलकुलेट करके देख लेना, 60 आएगा। और ये भी कितना दे रखा है? 60। तो 60 अपॉन 60 कितना आ रहा है? 1 मोल आ रहा है। कितना आ रहा है डियर फ्रेंड्स? 1 मोल आ रहा है। ग्लूकोज का देखो, ग्लूकोज का मास कितना आता है? ग्लूकोज का होता है C6H12O6, सभी को पता है 180 होता है। तो 90/180 करो, मोल्स कितने आते हैं? 1/2, यानी कि 0.5 मोल आते हैं, 0.5 मोल। ठीक है। अब तीनों की एक खास बात है कि सुक्रोज का और यूरिया और ग्लूकोज तीनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए N की वैल्यू 1 होती है, मैंने काफी बार बताया है। जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है भगवान, 1, N = 1 होता है। अब देखो NaCl के लिए सोडियम का मास होता है 23 और क्लोरीन का मास होता है 35.5। ठीक है। तो आप दोनों ऐड करके देख लो, 58.5 ही आएगा। तो वेट भी 58.5, मोलर मास भी 58.5। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका? 1 मोल आएगा। लेकिन 1 मोल तो आएगा, लेकिन NaCl के लिए N की वैल्यू 2 होती है। NaCl के लिए N की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो यहाँ पर देखो इसका 1 मोल तो है, लेकिन आयन कितने हैं? 2। तो नंबर ऑफ आयन्स और नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसका टोटल जो कॉन्सेप्ट आएगा, 1 मोल इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कंट्रीब्यूशन इसका 2 हो गया। तो सबसे ज्यादा आ रहा है ये भाई, मोल्स 1 है और आयन 2 है। तो इसका मतलब है ग्लूकोज का जो बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी ग्लूकोज का जो ऑस्मोटिक, NaCl का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इन सब से ज्यादा होगा। तो डेफिनेटली सबसे टॉप पर कौन आएगा? यहां पर रख दीजिए, सबसे टॉप पर आएगा NaCl। दूसरे नंबर पर देखो, NaCl का हिसाब हो गया। अब दूसरे नंबर पर देखो, दोनों के इसका 1 मोल आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 मोल। तो दूसरे नंबर पर आ गया आपका यूरिया। ठीक है, हाँ जी। फिर तीसरे नंबर आ रहा है 0.5 मोल। 0.5 मोल किसका आ रहा है? ग्लूकोज का। तो तीसरे नंबर पर आ गया ग्लूकोज। ठीक है। और सुक्रोज के कितने आ रहे हैं? 0.1 मोल। तो सबसे लास्ट में चला जाएगा सुक्रोज। तो दिस इज द वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका NaCl, देन यूरिया, देन ग्लूकोज, देन आपका क्या बन जाएगा? सुक्रोज। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हाँ, लेकिन अगर किसी केस में अगर मोल सेम आ जाते, अगर किसी केस में मोल सेम आ जाते, तो हम क्या करते? मोलर मास देख लेते। क्या देख लेते? मोलर मास, क्योंकि सबका N फैक्टर तो 1 है। मोलर मास देख लेते। तो अगर मोलर मास के अकॉर्डिंग करते, मान लो मैं इसको सेट करके दिखाऊं एग्जाम क्वेश्चन को, अगर ये होता 32.2 ग्राम, तब तो आ रहा है 0.1 मोल। अब यूरिया को है ना 6 ग्राम ले लो, यूरिया आपका 6 ग्राम ले लो। यूरिया 6 ग्राम लोगे तो यूरिया 6/60 भी कितना आएगा? 0.1 मोल ही आएगा, 0.1 मोल ही आएगा। ठीक है। और ग्लूकोज को ले लो 18 ग्राम, ग्लूकोज को कितना ले लो? 18 ग्राम। और ग्लूकोज 18 ग्राम लोगे तो 18/180, ये भी कितना आएगा? 1/10, यानी कि 0.1 मोल आएगा। अब देखो सुक्रोज भी 0.1, यूरिया भी 0.1 और ग्लूकोज भी 0.1। लेकिन अगर ऐसे केस में जाकर फंस जाओ तो N की वैल्यू भी तीनों के लिए 1, भाई मोल्स भी सबके बराबर, आयंस भी सबके बराबर। अब लास्ट में एक ही ब्रह्मास्त्र बचता है, वो है मोलर मास। सबसे हाईएस्ट मोलर मास किसका है? सुक्रोज का 342। तो जिसका मोलर मास मैक्सिमम है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मिनिमम आएगा, और जिसका मोलर मास मिनिमम है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम आएगा। तो अगर ऐसा कंडीशन लग जाता, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, तो अभी भी आगे तो NaCl ही रहता। दूसरा नंबर किसका आएगा? दूसरा नंबर किसका आएगा भाई? सबसे कम मास किसका है? वही आएगा आंसर, यूरिया। सेम, क्योंकि यूरिया का मास सबसे कम है 60, तो आगे आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ग्लूकोज का 180 फिर से आगे आएगा, सुक्रोज का 342 सबसे पीछे आएगा। यही ऑर्डर बनेगा जी। बहुत अच्छा आया, मजा। क्वेश्चन आया कि नहीं आया समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन करोगे तो भाई डेफिनेटली नॉलेज बिल्डअप होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। हाँ जी, चलो ये क्वेश्चन देखिए ऑन योर स्क्रीन नाउ। इसको पढ़िए, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और डेफिनेटली आपकी नॉलेज बिल्डअप होगी इसमें। देखो
ये कह रहा है टू लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। दो लिक्विड ए और बी है और दोनों क्या बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। 300 केल्विन पर। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन ए कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल्स ऑफ बी 550 है। अगर बी का 1 मोल और ऐड कर दिया जाए तो वेपर प्रेशर 10 मिलीमीटर बढ़ जाता है। ए और बी का वेपर प्रेशर निकालना है प्योर स्टेट में। बहुत इजी क्वेश्चन है। अरे तो आप कोई भी कैंडिडेट कर सकता है, तो इस क्वेश्चन को करवाने का आई थिंक कोई पर्पज नहीं है। फिर भी मैं एक बार, किसी को नहीं आ रहा हो तो एक बार हिंट दे देता हूँ भाई, छोटा सा हिंट दे देता हूँ। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाया गया है एग्जामिनर के द्वारा। तो कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। भाई ए के मोल कितने हैं, 1। बी के मोल कितने हैं, बी। हाँ जल्दी कर लो। ए के मोल 1 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने हैं, 3 है, 3 मोल है। ठीक है, हाँ तो मोल फ्रैक्शन निकाल लो एक बार। ए का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, 1/4। बी का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, 3/4। कोई दिक्कत नहीं है। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे दिया इन्होंने। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना दे दिया, 550। ठीक है, हाँ जी। तो अब इससे पता क्या करो, इससे आप एक कंपोनेंट निकाल लो। देखो आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ। इसमें पीएस का फार्मूला क्या बनेगा, देखो पीएस का फार्मूला बनेगा आपका P0A इंटू एक्स ए प्लस P0B इंटू एक्स बी। यही बनेगा आपका फॉर्मूला। पीएस इजिकल टू P0A इंटू एक्स ए प्लस P0B इंटू एक्स बी, यही बनेगा डेफिनेटली। चलो अब देखो पीएस की वैल्यू आपको पता है, पीएस है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। और इसका फॉर्मूला पता है आपको, पीएस क्या होता है, पीए प्लस पीबी, पीए प्लस पीबी। पीए का फार्मूला, ये किसका फार्मूला है, पीए का, P0A इंटू एक्स ए। ये किसका फार्मूला है, पीबी का, P0B इंटू एक्स बी। सभी को पता है। तो ये मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। चलो अब देखो, एक तो ये आया आपका, तो इसके अकॉर्डिंग डाटा सेट करेंगे। तो इसको सॉल्व कीजिए। पीएस कितना है आपका, 550। तो 550 के अकॉर्डिंग कितना आता है, 1 मिनट, 550। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। P0A इंटू एक्स ए की वैल्यू देखो कितनी है, 1/4। यहाँ पर 1/4 आ गया, प्लस P0B की वैल्यू हमें नहीं पता, वो तो निकालनी है ना वेपर प्रेशर की। और ये कितना आ गया, 3/4। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर फ्रैक्शन है, 1/4 3/4। फ्रैक्शन को क्लियर करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया, ये तो आ गया अपना 2200। ये इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कितना हो गया, 4P0A प्लस इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करो। 1 मिनट, ओहो गलत कर दिया, P0A ये आएगा, 4 से कट गया ना। और ये आ जाएगा 3P0B। ये कितना आ जाएगा, 3P0B आ जाएगा। ठीक है, इसको क्वेश्चन 1 बना लो। बन गई, पहली क्वेश्चन बन गई। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो। अब क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि अगर B का 1 मोल और ऐड कर दिया जाए, B का 1 मोल और ऐड कर दिया, मतलब B के कितने मोल थे पहले, 3। अब मोल कर दिए बढ़ा करके 4। मोल कितने कर दिए, बढ़ा करके 4। और ये क्या है हमारा NB आपका 3 मोल से 4 मोल कर दिया, लेकिन A का मोल नहीं बढ़ाया। अब B के मोल बढ़ाने से पता क्या हुआ, ये कह रहा है वेपर प्रेशर 10 mm बढ़ गया। अब सॉल्यूशन का वेपर पहले 550 था, अब 560 हो गया। कितना हो गया, 560 mm ऑफ Hg हो गया वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन कब, जब B का 1 मोल बढ़ाया। अब B का 1 मोल बढ़ाने से पता क्या हुआ, A का मोल फ्रैक्शन हो गया 1/5, क्योंकि पहले B के 3 मोल थे, अब कितने हो गए, ये केस सेकंड ले लो आप, केस 2 में 1 मोल, A के तो अभी भी 1 मोल है, B के कितने हो गए, 4 मोल हो गए। मैं इसको चेंज कर देता हूं, B के अब कितने मोल हो गए डियर फ्रेंड्स, B के अब मोल हो गए 4, B के 4 मोल हो गए। तो ये तो हो गया हमारा 1/5 और ये हो गया हमारा B हो गया 4/5। ठीक है, अब देखो, और PS कितना हो गया 560। तो एक इक्वेशन क्या बनेगी,
10 बढ़ गया 560, तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए कितना है 1/5 प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी कितना है 4/5। ठीक है, अब फ्रैक्शन कितना है 5 है नीचे डिनोमिनेटर, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 560 को 5 से गुणा करो, यहाँ दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी 2800 आ गया। चलो 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से आएगा तो कितना आएगा, ये पी नॉट ए आएगा प्लस इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 4 पी नॉट बी आएगा आपका। ठीक है, इसके दूसरी क्वेश्चन बन गई। और सभी को सिंप्लीफाई करनी आती है क्वेश्चन, माइनस माइनस और माइनस कर दो, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। और 2200 में से 2800 घटाओगे तो कितना आएगा -600 आएगा। ठीक है, हाँ जी। और 3 में से -4 पी नॉट घटाओगे तो माइनस पी नॉट बी आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो एक आंसर तो आपका आ गया पी नॉट बी इजिकल टू 600। ठीक है, और इस पी नॉट बी की वैल्यू आप इसमें और इसमें किसी भी क्वेश्चन में रख दो, पी ए की वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। तो दिस इज द वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, आप इसको निकाल लेंगे। तो पी नॉट बी जिसमें 600 आपको दिए रखा है वो उसका राइट आंसर है। तो 600 है, किसी वैल्यू पुट कर लो, पी नॉट ए आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है कि द KH वैल्यू फॉर द आर्गन, CO2, फॉर्मल्डिहाइड गैस और मीथेन, उन चारों की वैल्यू दे रखी है। आपसे कह रहा है कि इनको इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी की, अरे यार बहुत आसान क्वेश्चन है। और ये आपको याद रखना है कि जो हेनरीज कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लिख लो, ये करवाने का जरूरत नहीं है क्वेश्चन, ये काफ़ी बार बर्बाद चुके हैं। ये मैंने कॉन्सेप्ट में, जर्नल कॉन्सेप्ट में बताया था, आप इसको लिख सकते हैं कि द value of Henry's constant, it is inversely proportional to the solubility of a gas in a liquid। उस गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये आप ध्यान रखेंगे KH की वैल्यू, KH की वैल्यू। अब KH की वैल्यू जो दे रखी है ना, अब आप आराम से सेट कर लेंगे। जिसकी KH की वैल्यू मैक्सिमम है उसकी सॉल्युबिलिटी मिनिमम आएगी, और जिसकी KH की वैल्यू मिनिमम है उसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम आएगी। तो बस ये कॉन्सेप्ट सभी को पता होना चाहिए। और इट इज इन अकॉर्डेंस विद द हेनरीज लॉ। ये किसके अकॉर्डिंग है, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग है। और हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग एक बात और ध्यान रखना, किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये याद रखेंगे, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस इज द आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल। बस हेनरी लॉ यही कहता है, क्योंकि एक गैस के ऊपर जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे, मोर द गैस विल बी डिजोल्व्ड इन द पर्टिकुलर लिक्विड, एंड टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि गैस का लिक्विड में घुलना एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। और ली चैटलर भाई साहब कहते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होती है। तो गैसेज आर मोर सोल्यूबल इन ए पर्टिकुलर लिक्विड एट लोअर टेम्परेचर, सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज the solubility of a gas in a liquid decreases, so that's why temperature should be less and pressure should be high to maximize maximum gas in a particular liquid। ठीक है, याद रखेंगे। चलो कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहे होंगे आई थिंक। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। हाँ, बस 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं, काफी टाइम हमारा हो गया है। 0.001 मोलल सॉल्यूशन ऑफ PTNH3 ऑल 4Cl4 इन वाटर, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दे रखा है 0.0054 डिग्री सेल्सियस। KF की वैल्यू दे रखी है 1.80। आपसे कह रहा है फॉर्मूला बताओ, करेक्ट फॉर्मूला। देखो आए है कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में टोटली फंडामेंटल जुड़ा हुआ है और कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, और जो इस कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर जाएगा वो इस क्वेश्चन को कर जाएगा। देखो अब फार्मूला निकालना है ना, तो किसी भी कंपाउंड का अगर फार्मूला निकालना है तो फॉर्मूले को निकालने के लिए सबसे मेन चीज पता क्या कैलकुलेट करनी होती है, कैलकुलेट करना होता है एन फैक्टर बस। क्योंकि एन फैक्टर अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने निकाल लिया तो आपको पता चल जाएंगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कितने आयन हैं और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने आयन हैं। क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो अपने आप में एक आयन होता है, बाहर कितने हैं वो पता चल जाएगा। और सबसे मेन बात है कि इसमें आपको डिसोसिएशन कंप्लीट मानना है, क्योंकि दे नहीं रखा कंप्लीट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहां पर
और आपको पता होना चाहिए कि आई की वैल्यू n के बराबर होती है। वेंट ऑफ फैक्टर नंबर ऑफ आयंस के बराबर होता है फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन। ये बात ध्यान रखना, काफी लोगों को तो ये भी क्लियर नहीं होता, तो ध्यान रखेंगे। कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए मतलब जब अल्फा की वैल्यू 1 होती है। अल्फा 1 कब होता है पता है? जब 100 मॉलिक्यूल्स में से 100 के 100 डिसोसिएट हो जाए तो अल्फा 1 होता है, तो कंप्लीट डिसोसिएशन। और कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए वेंट ऑफ फैक्टर और एन फैक्टर इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ आयंस और वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, अब लो क्वेश्चन को, यहां पर आप क्या करो, डेल्टा टी एफ इट इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, यही करेंगे, आई इंटू के एफ इंटू एम। आपको डेल्टा टी एफ दे रखा है, देखो नोटिस करो, डेल्टा टी एफ दे रखा है 0.0004, 0.0054, बिल्कुल ठीक है। आई अपने को निकालना है, चलो आगे। के एफ की वैल्यू भी दे रखी है, के एफ दे रखा है 1.80 और मोलैलिटी दे रखी है, मोलैलिटी देखो सॉल्यूशन की 0.001, ठीक है, हाँ जी 0.001 मोलल सॉल्यूशन। के एफ 1.80, डेल्टा टी एफ 0.0054। इसको कैलकुलेट करो, आई निकलेगा, इसको कैलकुलेट करो, आई निकलेगा। तो आई कैसे निकालोगे, 0.0054 और ये दोनों टर्म नीचे आएंगी, तो एक बार मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं 54, और यहां पर कितने के पॉइंट के बाद 0 है, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 नीचे चला जाएगा, ऐसे करो ना, 10 की पावर 4 नीचे आएगा ना, हाँ जी, क्योंकि नीचे 10,000 आएगा। और 1.80 यहाँ पर कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में, नीचे कितना आएगा 1.80 और मल्टीप्लाई बाई कितना आएगा 0.001, 0.001। इसको सोल्व करना सिखाता हूँ, देखो 0.001। अब देखो 1.80 है, 1.80 का पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाओ, देखो ये वाला यहाँ पे पॉइंट 1.80, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 100 ऊपर जाएगा, ठीक है। और यहाँ से पॉइंट और हटाओ, यहाँ से 0.001, यहाँ पर पॉइंट है ना, यहाँ पर पॉइंट हटाओगे तो 1000 ऊपर जाएगा। 1000 क्या होता है 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 4 से 10 की पावर 3 गया, यहाँ पर क्या बचा 10, 1 0 से 1 0 गया, ये 1 0 से 1 0 गया, और 18 3 54, तो आई की वैल्यू 3 आ गई। आई की वैल्यू कितनी आ गई 3। इसका मतलब आपका वेंट ऑफ फैक्टर भी 3 है, तो एन की वैल्यू भी कितनी है 3 है। और n की वैल्यू 3 है, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स ढूंढो जिसमें आयंस आपके 3 बनते हैं। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर C देखिए, C कॉम्प्लेक्स की PTNS3 होल 4 Cl2 और बाहर Cl2, देखो 2 आयन क्लोराइड के बनेंगे, एक कॉम्प्लेक्स का आयन ये बनेगा, 3 आयन हो गए ना, बाहर 2 क्लोराइड और एक कॉम्प्लेक्स, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए 3। तो इस कॉम्प्लेक्स का आंसर क्या आएगा, ये आएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन आप कर पाओगे, मज़ा आता है बहुत करने में, और डेफिनेटली नॉलेज बिल्डअप होती है। तो कर लिया होगा आपने क्वेश्चन ये, चलो आ गया समझ में, हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली नॉलेज दे के गया होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करोगे तो भाई मज़ा भी आता है और कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, एक सॉल्यूट X है, जब वो सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है तो पेंटामर बना लेता है। क्या बना लेता है, पेंटामर। एग्जामिनर कह रहा है वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू बताओ। अरे यार इतना इजी क्वेश्चन है, इसका एक कॉन्सेप्ट लिखवा देता हूँ, हमेशा के लिए याद रखेंगे। जब भी एक मॉलिक्यूल डाइमर बनाता है तो उसका अबनॉर्मल मोलर मास डबल हो जाता है, ठीक है। तो लिख लो, अगर कोई मॉलिक्यूल डाइमर बनाता है तब तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 0.5 आएगी। कितनी आएगी 0.5, क्योंकि इस केस के लिए क्या होता है, जो अबनॉर्मल मोलर मास होता है, अबनॉर्मल मोलर मास होता है वो आपका नॉर्मल मास का क्या हो जाता है डबल, ठीक है, क्योंकि वो डाइमर बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, डाइमर। अगर कोई मॉलिक्यूल ट्राइमर बना रहा है, क्या बना रहा है, ट्राइमर, तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आप 0.33 ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल मास का अब नॉर्मल क्या हो जाएगा, ट्रिपल आएगा। ट्रिपल आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल को अब नॉर्मल से डिवाइड करोगे तो 1/3 आएगा, और 1/3 कितना होता है 0.33 होता है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। इसी प्रकार अगर कोई मॉलिक्यूल टेट्रामर बना रहा है, क्या बना रहा है, टेट्रामर, तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। अपने आप कर लिया करो। डाइमर के लिए
डाइमर के लिए हाफ होती है, ट्राइमर के लिए 1/3 होती है, टेट्रामर के लिए 1/4 होती है और पेंटामर के लिए 1/5 और 1/5 करेंगे तो 0.2 आएगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? सी ऑप्शन 0.2। तो पेंटामर बनाएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई कंपाउंड है वो पेंटामर बना रहा है, तो पेंटामर बना रहा है तो मोलर मास अबनॉर्मल मास का कितना बनाएगा पेंटामर के लिए? फॉर पेंटामर के लिए आई की वैल्यू 0.2 आएगी, क्योंकि अबनॉर्मल मास मोलर मास का 5 गुना हो जाएगा। ठीक है। और वेंटो फैक्टर निकालने का फार्मूला क्या होता है? वेंटो फैक्टर निकालने का फार्मूला होता है नॉर्मल मास बटे में अबनॉर्मल मास। ठीक है। तो डिवाइड रेशो कितना आएगा? 1/5 आएगा। तो आई की वैल्यू 0.2 आएगी। ठीक है। आप आसानी से कर सकते हो। तो दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। चलिए बस अब बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं मैं आपको डेफिनेटली इस क्वेश्चन के अंदर ये प्रॉब्लम्स मैं आपको एज ए व्हाट्सअप कर दूंगा। अब इनको आसानी से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और नहीं होंगे तो फिर अगले हम डिस्कशन में हम इसको सोल्व कर लेंगे, अगले पार्ट में हम इसको सोल्व कर लेंगे। बाकी प्रॉब्लम मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। काफ़ी और अच्छी प्रॉब्लम्स हैं वो हम अगले सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इस सेशन को देख रहे हैं लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है। शेयर तो क्या है कि आपके पास पब्लिकली तो जाएगी नहीं वीडियो, ये आप ही के पास रहेगी, लेकिन आप जितने फ्रेंड्स को जोड़ सकते हैं वो जोड़िए। ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। और आज लेक्चर हमारा लाइव नहीं हो पाया था तो रिकॉर्डेड हमने कर दिया है ऑटोमेटिकली। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।